नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने DNA की संरचना के बारे में पढ़ा था और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं RNA की संरचना के बारे में और RNA के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि RNA होता है वो क्या होता है। दोस्तों, हमें पता है कि जो RNA है इसका पूरा नाम है वो है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये मुख्य रूप से आपके प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। मुख्य रूप से हमारे प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। इसके अलावा कल हमने देखा था कि ये एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है और जब ये एंजाइम के रूप में कार्य करता है तब इसको हम राइबोजाइम कहते हैं। इसके अलावा ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी होता है। आनुवांशिक पदार्थ। अब आप सभी को लग रहा होगा कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में तो DNA कार्य करता है, RNA आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि जो RNA वायरस होते हैं, जो RNA वायरस होते हैं उनमें DNA होता ही नहीं है और जब DNA नहीं होता है तो उनकी जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो RNA के पास ही पाई जाती हैं। इस कारण से जो RNA वायरस होते हैं इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है वो करता है हमारा RNA। अब इसके बाद में यदि हम RNA के बारे में देखें तो हमने पढ़ा है कि जो DNA होता है ये आपका डबल हेलिकल होता है। कहने का मतलब द्विसूत्रीय होता है। एक DNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम बात करें RNA की तो RNA में केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। इसी कारण ये एक सूत्रीय होता है। इसके अलावा इसमें जो पेंटोज शर्करा होती है वो होती है आपकी राइबोज शर्करा। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यहां पर थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये हमें ध्यान रखना है, हालांकि हमारा पढ़ा हुआ है। तो RNA की संरचना में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसकी कि जो ये एकल सूत्रीय होता है। पहली बात, ये एकल सूत्रीय होता है, केवल एक ही स्ट्रैंड होता है, जबकि DNA में कितने होते हैं, दो। शर्करा कौन सी होती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि DNA में कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो RNA में जो चार नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है यूरेसिल। जबकि DNA में हमारा यूरेसिल के स्थान पर क्या मिलता है, थाइमिन मिलता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये आपको पता है। फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट समूह शर्करा और ये मिलकर RNA की रीढ़ बनाते हैं। लचीली संरचना होती है, फ्लेक्सिबल होती है और RNA मोड़कर विभिन्न आकृतियां बना सकता है। ये फोल्ड होकर अलग अलग प्रकार की आकृति बना सकता है। तो ये हमने RNA के बारे में एक सामान्य जानकारी ली है। इसके बाद में यदि हम RNA के प्रकार देखें तो RNA को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक होता है mRNA अर्थात मैसेंजर RNA, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम संदेशवाहक RNA। नाम से ही पता चल रहा है कि जो DNA होता है उसकी जो सूचनाएं होती हैं वो mRNA के पास आती हैं और mRNA से फिर ये प्रोटीन संश्लेषण में काम में आती हैं। तो इसी कारण इसको बोलते हैं हम संदेशवाहक RNA।
आरएनए का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। और ये जो आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों के स्थानांतरण का कार्य करता है। इसके अलावा आरएनए का एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे हम बोलते हैं आरआरएनए। आरआरएनए होता है, नाम से पता चल रहा है, ये है राइबोसोमल आरएनए। और ये जो राइबोसोम बनता है उसके संरचनात्मक रूप से ये कार्य करता है। इसको हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक जनरल बात आपको बता दी है कि जो आरएनए होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। हालांकि इसके कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है आपका एमआरएनए। हिंदी में बोलते हैं इसको संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक क्यों कहते हैं? क्योंकि एमआरएनए होता है वो डीएनए से जो भी जेनेटिक सूचना होती है, कहने का मतलब जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो यही लेकर आता है। तो जो जेनेटिक सूचना होती हैं वो राइबोसोम तक पहुंचाता है और फिर राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी कारण राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह बताता है कि किस तरीके का प्रोटीन बनेगा और इसे ट्रांसलेशन का टेम्पलेट भी कहा जाता है। अब यह ट्रांसलेशन क्या है दोस्तों? जब डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रक्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किस वजह से हो पाता है? उसकी सारी की सारी सूचना किसके पास होती है? एमआरएनए के पास होती है। यदि हम एमआरएनए की संरचना देखें दोस्तों, इस संरचना को थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि हम देखें कि एमआरएनए की संरचना, तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, इसे हम बोलते हैं 5 डेज केप। इसके अलावा एक रीजन यहां पर दिख रहा है जो 5 डेज सिरे की तरफ है, इसे बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये क्या है दोस्तों? एमआरएनए है, हमें पता है एकल सूत्रीय है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ये निष्क्रिय अवस्था में बनता है और उसको बोलते हैं हम एचएनआरएनए। जब डीएनए से बनता है ये निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय आरएनए है जिसे हम बोलते हैं एचएनआरएनए अर्थात हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। और ये आरएनए निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, और इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और वो मुख्य रूप से 3 बदलाव होते हैं। यदि मैं आपको बताऊं 3 बदलाव होते हैं। 5 डेज सिरे के ऊपर एक केप लगा दी जाती है। कहने का मतलब इसके 5 डेज सिरा है, जो ये आपका आरएनए है, इसके 5 डेज सिरे के ऊपर ये एक केप लगा दी जाती है। एक चीज ऐड कर दी जाती है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका याद रखना है आपको, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये आपका जुड़ जाता है इसके 5 डेज सिरे पर और इस प्रक्रिया को कहा जाता है 5 डेज केपिंग। दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है 3 डेज टेलिंग। 3 डेज टेलिंग का मतलब हो गया कि इस आरएनए के जो 3 डेज सिरा होता है इसके ऊपर बहुत सारे एडिनोसाइल समूह जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं 3 डेज टेलिंग। इसके अलावा एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइसलिंग। स्पाइसलिंग, और ये जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो एमआरएनए है उसके कुछ हिस्से होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं और उन हिस्सों को कहा जाता है इंट्रोन। तो बीच बीच में वो इंट्रोन पाए जाते हैं। उन इंट्रोन को काटा जाता है और काटने के बाद में जो हिस्से बच जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में काम में आते हैं अर्थात जिन्हें एक्सोन कहते हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है और उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पाइसलिंग। तो एचएनआरएनए में जब ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं तब उससे बनता है हमारा एमआरएनए। तो एमआरएनए में
5 डैश सिरे के ऊपर एक कैप लगी हुई है जिसे बोलते हैं 5 डैश कैप। 3 डैश सिरे के ऊपर बहुत सारे एडिनोसाइल समूह जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं 3 डैश पॉली ए टेलिंग। इसके अलावा ये है इसका मुख्य भाग। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ये वाला हिस्सा है 5 डैश के ऊपर, ये हमारा ट्रांसलेशन में काम में नहीं आता है। इस कारण इसको बोला जा गया है कि 5 डैश पर आपका एक अनट्रांसलेट रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता। और इसी प्रकार से ये है आपका 3 डैश पर भी एक ऐसा रीजन है जो आपके ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता, अर्थात प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता है। वास्तव में प्रोटीन mRNA के इसी हिस्से के द्वारा बनता है, इसी हिस्से के द्वारा बनता है, और इस कारण इसको बोलते हैं कोडिंग रीजन, अर्थात केवल यही हिस्सा है जो आपके प्रोटीन संश्लेषण में काम में आता है। यहां पर आपका प्रारंभन कोडोन होता है और यहां पर आपका समापन कोड होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये mRNA की संरचना, दोस्तों mRNA की संरचना को कोई पढ़ाता नहीं है, सब निकल जाते हैं, लेकिन हम यदि mRNA की संरचना को देखें तो ये हमने mRNA की संरचना देखी है, लेकिन mRNA से पहले बनता है आपका hnRNA। इसके बाद में यदि हम दूसरा प्रकार देखें तो आरएनए का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है tRNA, अर्थात ट्रांसफर आरएनए, हिंदी में बोले तो वाहक आरएनए। और ये जो tRNA है हमने पढ़ा था कि एमिनो एसिड का, एमिनो अम्लों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये एमिनो अम्ल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और जब ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं तो इनको राइबोसोम तक लाने का जो कार्य है वो आपका tRNA करता है, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो आपका राइबोसोम में ही होगा। यह mRNA के कोडोन की भाषा को पढ़कर उसके कोड के अनुसार ये एमिनो एसिड को जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है, और इसी कारण इसे अडेप्टर अणु कहते हैं, क्योंकि ये जुड़ जाता है किसके साथ, एमिनो अम्ल के साथ। दोस्तों यदि हम tRNA की संरचना देखें तो यह है tRNA का 2D मॉडल, ये RNA का 2D मॉडल है। tRNA में मुख्य रूप से आपकी 4 भुजाएं होती हैं, tRNA में मुख्य रूप से आपकी 4 भुजाएं होती हैं। पहली जो भुजा होती है वो होती है आपकी एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, अर्थात ऐसी भुजा जहां पर आपका एमिनो अम्ल जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि tRNA है वो एमिनो अम्ल का परिवहन करेगा, तो यहां पर आपका एमिनो अम्ल जुड़ता है इस भुजा के ऊपर। इस जहां पर एमिनो अम्ल जुड़ता है इसके जस्ट विपरीत दिशा में, इसके जस्ट विपरीत दिशा में आपकी एंटीकोडोन भुजा पाई जाती है, ये एंटीकोडोन भुजा पाई जाती है। ये एंटीकोडोन भुजा क्या होती है दोस्तों, mRNA में जो भी सूचनाएं होती हैं वो आनुवांशिक कोड के रूप में पाई जाती हैं। 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम होता है, वो एक आनुवांशिक कोड के रूप में कार्य करता है, और इसी कोड के अनुसार एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। तो वो पढ़ता कौन है, ये एंटीकोडोन भुजा। तो ये 2 भुजाएं हो गई हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा ये एक है आपके डी भुजा और ये एक टी भुजा। लूप का मतलब एक गोलाकार संरचना है, तो ये 2 ये हो गई हैं और 2 ये हो गई हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो tRNA होता है इसमें मुख्य रूप से 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन कई बार इस भुजा को एक छोटी भुजा के नाम से भी जाना जाता है, छोटी भुजा। दोस्तों ये जो 2D मॉडल दिया गया है इस मॉडल को एक नाम से जाना जाता है, और ये आपको ध्यान रखना है, इस मॉडल को कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, तो ये tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है जो इसका 2D मॉडल है। हिंदी में इसे बोलते हैं तिपतिया घास मॉडल। तिपतिया घास मॉडल। तिपतिया घास क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कई घास होती हैं या कई पादप होते हैं जिनके जो पत्तियां होती हैं वो 3 भुजाओं वाली होती हैं, तो इसी कारण वो ये उसी के जैसा दिखता है, इस कारण इसे तिपतिया घास या क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये इसका 2D मॉडल है। भुजाएं 4 हैं,
एक भुजा जहां पर एमिनो अम्ल जुड़ता है, दूसरी उसकी विपरीत भुजा जिसे एंटीकोडोन भुजा कहते हैं, इसके अलावा डी भुजा और टी भुजा, इसके अलावा एक छोटी भुजा भी है। लेकिन दोस्तों वास्तव में कोई भी चीज होती है वो 2D के रूप में नहीं पाई जाती है। वास्तविक रूप से कोई भी चीज होती है वो आपके 3D रूप में पाई जाती है। और जब इसकी 3D संरचना बनती है, tRNA की 3D संरचना बनती है, तो ये उल्टे L आकार की बनती हैं। ये जैसे उल्टे L आकार की बनती हैं और इसी कारण इससे बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप। जो इसका 3D मॉडल बनता है वो बनता है इन्वर्टेड एल शेप, मतलब उल्टा एल आकार का, और 2D मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। दोस्तों जब हम आरएनए की संरचना पढ़ते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टीआरएनए की संरचना याद होनी चाहिए। इसके बाद में ये तीसरा प्रकार हो गया है आरएनए का, जिसे हम बोलते हैं आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। इसमें हमें कुछ संरचना के बारे में खास नहीं ध्यान रखना है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो आरआरएनए होता है ये राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। राइबोसोम बना होता है, इसमें 60% आपका आरआरएनए होता है, बाकी 40% क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये मुख्य रूप से राइबोसोम का क्या है, संरचनात्मक भाग है और ये प्रोटीन बनाने में काम में आता है। इसका एक जनरल रूप देख सके तो देख लें, क्योंकि वास्तव में ये राइबोसोम बनाता है। तो ये है राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 17S और एक होता है 80S प्रकार का। ये 17S प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और कोई भी राइबोसोम, चाहे से वो 17S हो चाहे से 80S हो, प्रत्येक राइबोसोम होता है वो 2 छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इनमें से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जैसे यदि मैं बात करूं कि 17S है वो टोटल आपका 30S और 50S से मिलकर बना है, और 80S है वो आपका 40S और 60S से मिलकर बना है। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि हमें इनका टोटल करना है, इनका टोटल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर S है वो एक यूनिट को दर्शाता है जो घनत्व को नापती है और उसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको रखा गया है। तो राइबोसोम होता है 2 प्रकार का, 17 और 80S। 17S में जो 2 इकाइयां होती हैं उनमें से एक होती है 30S, एक होती है 50S। S का मतलब स्वेडबर्ग से है। और 80S में फिर भी 2 होती हैं, 40S और 60S। टोटल बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना है। तो ये होगी है आपकी बड़ी वाली और ये छोटी वाली। यदि इसका चित्र देखें तो वास्तव में ये बनी किससे है, दोनों ही आरएनए से। इसके अलावा कुछ जो जीव होते हैं उनमें आरएनए के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, हालांकि हमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक होता है एसएनआरएनए, फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और अभी आपको बताया था एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है स्पाइसलिंग, और इस प्रक्रिया में कौन सहायक करता है, एसएनआरएनए। इसके बाद में दूसरा होता है एमआईआरएनए, कहने का मतलब होता है माइक्रो आरएनए, और ये जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। अब आपको लग रहा होगा जीन अभिव्यक्ति क्या होती है। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जीन वास्तव में डीएनए का ही खंड होता है, या डीएनए होता है उसी का एक छोटा खंड आपका होता है जीन। और जीन होता है अपने आप को जब अभिव्यक्त करता है तो कैसे करता है, जीन की जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार बनेगा आरएनए, और आरएनए से फिर बनेगा प्रोटीन। इस प्रकार से जीन अपने आप को अभिव्यक्त करता है और इसी को बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति। तो जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित कौन करता है, एमआईआरएनए अर्थात माइक्रो आरएनए। इसके अलावा एक आरएनए का प्रकार है एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, और ये आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा जीन को चुप करवाता है। अभी हमने पढ़ा कि जो जीन अभिव्यक्ति होती हैं, कहने का मतलब जीन जो या डीएनए है उससे जब प्रोटीन बनती है तो यह है उसकी अभिव्यक्ति। लेकिन क्या होगा अगर जीन से आपकी प्रोटीन बने ही नहीं, कोई ऐसी रुकावट आ जाए बीच में कि आपका जीन है वो प्रोटीन नहीं बना पाए, उसी को बोलते हैं हमें आपके जीन साइलेंसिंग, और ये इसमें मदद करता है आपका एसआईआरएनए। इसके अलावा एक होता है
LNC RNA अर्थात लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA, और ये जीन के नियमन, उसके रेगुलेशन में और क्रोमेटिन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये RNA के कुछ अन्य प्रकार हैं जिसको हम देख सकते हैं। अब ये जो भी हमने आरएनए के बारे में पढ़ा है, यदि उसको हम टोटल देखें तो इसका एक छोटी सी हम टेबल बना सकते हैं जिसमें हम इसको याद रख सकते हैं कि जो आरएनए है उसकी संरचना एकल सूत्रीय होती है, शर्करा इसमें राइबोज होती है, बेस नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। मुख्य प्रकार होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। कार्य मेनली आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण और जीन अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति का मतलब ही हो गया है प्रोटीन बनाना। तो ये था हमारा आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए के कौन कौन से प्रकार होते हैं और आरएनए की संरचना कैसी होती है, इसके अलावा आरएनए का महत्व क्या होता है, ये सब कुछ हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। तो धन्यवाद। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।